हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हर रोज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या करते हैं, बातें करते हैं, जो करेंट अफेयर और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी बच्चों को ये क्लास करनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स का मैक्सिमम रोल नहीं रहता हो। और कई तो सिलेक्शन करंट अफेयर्स की वजह से ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसीलिए बेटा लापरवाही ना करके डेली करंट अफेयर आपके लिए मॉर्निंग में आ जाता है। चुपचाप से क्या कर लिया करिए, पूरा कर लिया करिए क्लास है, तो मेरे साथ आ जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो लेके आता हूं। सभी एग्जाम को कवर कराने का प्रयास किया जाता है। आज 17 अप्रैल 2026 के लिए क्या करा रहे हैं, हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं, जिसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे एंड अदर्स एग्जाम को भी यहां कवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा कुछ देर के लिए। बहुत लंबी क्लास हमारी होती नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहला जो मुद्दा मैं कराऊंगा, राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है ना। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ब्रैकेट में लगता है 31वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मतलब कह सकते हो अभी जो है 131 ने 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2026 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि करंट में क्या है, ये तय बना हुआ है। कह रहा लोकसभा की सीटें इसके तहत 850 तक बढ़ाई जाएंगी। कह रहा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण तुरंत लागू करने की बात की गई है, बिना 2016 की जनगणना के तहत। कह रहा परसीमन आयोग 2026 सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में होगा। आगे कह रहा है उपरोक्त सभी, फटाफट से आप लोग बताइए 131 में संविधान संशोधन बिल में क्या रखा गया है। तो आपको ऑप्शन डी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहां बोला भी गया है कि ये बिल जो है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 334 ए, याद रख लेना, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 334 क्लॉज ए में क्या करेगा, संशोधन करेगा, उससे संबंधित है। वर्तमान में आपको पता है लोकसभा की सीट 543 है, लेकिन इनको बढ़ा करके कितने करने की बात की जा रही है, 850 की जा रही है। याद कर लेना, सभी से बोल रहा हूं। ठीक है ना। और महिला आरक्षण बिल 2029 की बात की गई है, और ये तुरंत लागू करने के लिए बोला गया है। परसीमन 1971 के आधार पर परसीमन 2026 का आधार बनाया गया है 31वें संविधान संशोधन ने। आपको याद रख लेना। परीक्षा बूस्टर की अगर मैं दृष्टि से बात करूं, तो परसीमन जो आयोग है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, कह रहा है कि आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। कई बार बोला गया है न्यायालय में, पर डिलिमिटेशन कमीशन जो भी फैसला लेता है उसे न्यायालय में चुनौती दी जाती है। साफ तौर पर मना कर दो भाई, किसी भी न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दी जाएगी। एकदम से ये टॉपिक आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मई 2026 में कौन पद ग्रहण करेंगे, ध्यान रख लेना आप लोग। कह रहा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BV नवरत्न। बच्चों हो जाएगा बी, जस्टिस BR गवई को आप याद रखना, ये 52वें होंगे। कह रहा है संजीव खन्ना मई में सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही साथ BR जो गवई है वो नवनियुक्त किए जाएंगे। कह रहा जस्टिस BR गवई जो है मई 2026 में 52वें CEI डिमोनेटाइजेशन 2016 के अनुच्छेद, कह रहा और अनुच्छेद कौन सा, 370 को हटाने जैसी ऐतिहासिक फैसलों में इनकी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। ठीक है ना। परीक्षा बूस्टर की दृष्टि से आप लोग क्या याद करोगे, कह रहा CEI की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। ये याद रख लेना आप लोग। किसको रिप्लेस करेंगे, संजीव खन्ना को करेंगे। फिर कौन न्यू अपॉइंटमेंट किया जाएगा, BR गवई को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। आपके समझ क्या है, स्क्रीन पर दे रखा है। अगला अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछने का प्रयास करूं, तो सीधा सीधा आपके सामने दे रखा है। कह रहा है फरवरी 2026 में भारत द्वारा किए गए ऐतिहासिक व्यापार समझौते फादर ऑफ ऑल डील के तहत अमेरिका ने
भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया आपको पता है? कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 50% कर दिया था, अभी घटा दिया गया है। और इसे घटा के कितना किया है? 10%, 18%, 25% एंड 0%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 80%। तो अभी कितना टैरिफ लगाया गया है? 80%। सबको पता है टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश से जो भी आयात होता है उस पर जो भी टैक्स इंपोज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टैरिफ कहते हैं। आप लोग याद रख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो ये 18% किया गया, साफ तौर पर बोला गया इस समझौते के बदले भारत कितने बिलियन डॉलर का? तो 500 बिलियन डॉलर के प्रोग्राम को अपनाया है और रूसी तेल का आयात बंद करने पर सहमति जताई है। देखो क्या क्या भारत को करना पड़ रहा है। कहते हैं भारत फ्रीडम है, भारत संप्रभु राष्ट्र है। भैया तुम तो एक एग्रीमेंट में ही जमीन पर आ गए मिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब पहले आपसे क्या किया है? एग्रीमेंट किया है 500 बिलियन डॉलर का, रूस से तेल आयात करने के लिए सहमति बनाई है। वहां रूस से क्या नहीं करोगे? तेल आयात नहीं करोगे। तब जाकर के ट्रंप ने 18% क्या किया है? टैरिफ किया है। और उसमें फोकस किस पे है? टेक एंड डिफेंस पर इसमें क्या है? फोकस दे रखा। और जो एफटीए डील है वो क्या है? 0% टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर स्ट्रेटेजिक बूस्टर पूछे तो कह देना इस समझौते से 2030 तक 350 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार और कपड़ा क्षेत्र में 6 से 7 मिलियन नौकरियां पैदा होने का क्या है? अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है ना। अब मैं आगे अगर आपके समक्ष बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी प्रत्यार्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2020 का उपयोग करते हुए भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को किस देश से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो कह रहा है ब्रिटेन से, एंटीगुआ से, बेल्जियम से और स्विट्जरलैंड से। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एंटीगुआ किस सागर में या महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग बताओगे। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? और उस राजधानी में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है? ये लोग आप कमेंट में बताओगे, मैं कमेंट में आपके आंसर का क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। कह रहा है पीएनबी के 1350 करोड़ रुपए का क्या किया था? मेहुल चोकसी ने घोटाला किया था। बेल्जियम की राजधानी से इनका क्या किया जाएगा? प्रत्यारोपण किया जाएगा। सेक्शन 2F के तहत इनको क्रिमिनल घोषित किया था। 14 दिन की पेरियर नोटिस जारी किया गया था और एक्स्ट्राडिशन के तहत 2 मंथ के अंदर ये प्रोसेस चल करके इनको क्या कर लिया जाएगा? भारत लाया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप और दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड रिफाइनिंग हब कहा जाता है। किसे? बेल्जियम को। याद रख लेना, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड रिफाइनिंग हब किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। और भारत का कौन सा एक्ट है जो प्रत्यारोपण अधिनियम है? तो 1962 है, जिसके तहत मेहुल चोकसी को लाया जाएगा। अगला कला एंड संस्कृति के तहत एक रिपोर्ट है जिसे आप देख लो। अप्रैल 2024 में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? क्या था वो? राजस्थानी अलगोजा, बनारसी शहनाई, मुरादाबादी पीतल की बांसुरी, कर्नाटक का नाद स्वरम। तो ध्यान रखना, जीआई टैग क्यों दिया गया है? इसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। और इसका आंसर है बनारसी शहनाई। एकदम दिमाग में रख लो, भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो कह रहा है बनारस की इस शहनाई को आध्यात्मिक और शास्त्रीय संगीत का प्रतीक माना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह की बात करूं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह जो खां है, शहनाई के वैश्विक मंच तक इन्होंने पहुंचाया था शहनाई को भारत के लिए। यही रमेश कुमार की बात करूं तो 4th जनरेशन शहनाई मेकर माने जाते हैं, वर्तमान में जीआई टैग से जुड़े हुए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपको और क्या याद रखना है? तो भारत में भौगोलिक संकेतक जो है वो
एक्ट 1999 के तहत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है ना। इसी के तहत अगर मैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है 13 अप्रैल का दिन किसके लिए जाना जाता है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति दिवस के लिए जाना जाता है। 1919 में आपको पता ही है, ओ जनरल डायर, सुना होगा नाम आपने। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो भारत के हैंड पावर टूल्स सेक्टर में 2035 तक 25 मिलियन एक्सपोर्ट और 35 लाख नौकरियों का नीति आयोग रिपोर्ट में क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया है। वहीं आपको पता है विश्वविख्यात भारत के हीरा हैं ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है ना। 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, संविधान निर्माता हैं। और इसी दिन तमिल नव वर्ष मनाया भी जाता है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत की आधी आबादी 50% आबादी को उनके हक से, जो उनका वर्षों से, हजारों सालों से उनका शोषण हो रहा था, उस आबादी को अपने पैरों पर खड़े होकर के जीने का एक अधिकार, राइट दिया उनको। और आज ये महिला आबादी आसमान को छू रही है सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रयास की वजह से। आज इनको संविधान में पूरे बराबर का हर जगह क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 किस किस के बीच होता है, तो ये भैया भारत और मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, और संयुक्त विशेष बल इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट ये क्वेश्चन कल जो मैंने कराए थे आज आपको बताने हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वां दस्तलेख संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे इसका आंसर आपके सामने है ही है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि दस्तलेख अभ्यास का पहला संस्करण कब हुआ था, तो याद रख लेना, सीधा सीधा बोलना कि भाई ये 2009 में किया गया था। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और मुद्रा क्या है, सोम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, सोम। ये भी याद रख लेना, कई बार पूछा गया है। ये पहला संस्करण 2019 है, ये ध्यान रख लेना, हो सकता है मैंने 2009 बोल दिया हो। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट है वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी मैंने बताया था आपको, केला सत्यार्थियों को दिया गया। यहां मैंने आपको बताया सबसे पहले इसे किसको दिया गया था, मिस्टर एन मोदी को दिया गया था, फिर आशा भोसले को दिया गया था, उसके बाद अमिताभ बच्चन को 2024 में दिया गया था, और 2025 में केला सत्यार्थी को दिया गया है। नरेंद्र मोदी को 2022 में दिया गया था, ये शायद मैंने कल ही आपको बताया था, अगर आपको पता हो। और इस पुरस्कार की शुरुआत ही कब से हुई थी, 2022 से हुई थी, पहली बार जब नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। अभी जो दिया गया है वो शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता केला सत्यार्थी, जिनका बचपन बचाओ आंदोलन चल रहा है। वर्ष 2014 में इनको पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिन्होंने आतंकवाद से बिना डरे गरीब बस्तियों और मालिन बस्ती क्षेत्रों में जो है शिक्षा की अलग जगाई थी, बिना उनके डरे हुए, इसके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार इनके साथ ही मिला था। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, 10वां, 12वां, 15वां और 16वां। आप लोग सीधा सीधा निशान लगाना कि भाई केवां स्थान है, तो 16वां स्थान है। कौन सा है, 16वां स्थान है। ठीक है ना। 154 देशों की सूची में भारत जो है 16वें स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स देश के आंतरिक शासन, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, सिंगापुर रहा है, और अंतिम स्थान पर कौन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात कर रहा है 154वें स्थान पर। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 को मंजूरी दी है। इसका कुल बजट कितना है, तो इस फंड का जो बजट रखा गया भाई वो 10,000 करोड़ रुपए रखा गया। कितना रखा गया, 10,000 करोड़ रुपए। ये याद रख लेना आप लोग। इसका आंसर जो होगा वो भी इसका सही आंसर होगा। कह रहा है फंड डीप टेक, ये विनिर्माण और शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया। कह रहा है इस योजना को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही होगा कि ये मेक इन इंडिया जो है उसको स्ट्रॉन्ग करे। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको क्या बनाना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है ना। इसी के साथ अगर नेक्स्ट में आगे की बात करूं,
तो भैया ये आपके सामने दे रखा है। उलान बटोर कहां पे, मंगोलिया की राजधानी है, में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कह रहा आयुष शेट्टी, विश्वनाथ सुरेश, जेनिफर सिन्नर या सुजीत ने। तो इसका आंसर जो होगा वो विश्वनाथ सुरेश होगा, बी आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। 50 किलोग्राम में जीता है, ये भी आप याद रखना, स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और यहाँ कुल 16 पदक जीते हैं। भारत ने कितने जीते? 16 पदक जीते हैं, याद रखना। कह रहा पदक तालिका में कजाकिस्तान 6 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। भारतीय महिला मुक्केबाजी ने 16 में से 10 पदक जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किसने? भारतीय महिला। देखो अगर अम्बेडकर ने इनको राहत दे दी, इनको मतलब अधिकार दिला दिए, तो बताइए कहां तक पहुंच रही है। महिला मुक्केबाजी ने नाम किया नहीं किया? बिल्कुल किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आधी आबादी के हक का अधिकार छीन रहे थे, इससे भारत की तरक्की कैसे हो सकती है? अम्बेडकर ने साफ बोला था कि बिना महिला को उनके अधिकार दिए हुए भारत को आप कैसे भारत समझ सकते हो? भारत हुआ ही नहीं हो। हाल ही में IUCN ने जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए सम्राट पेंगुइन, आप देख रहे होंगे सम्राट पेंगुइन है, को किस श्रेणी में रखा गया है? विलुप्त में, असुरक्षित में, लुप्तप्राय में या कम खतरे में? तो इसका आंसर सी होगा, लुप्तप्राय। इसका आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड में रखा गया है। क्या तेजी से बर्फ पिघलने के कारण इनके आवास क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण भी। पहले ये नियर थ्रेटेड में थी और अब बढ़ा करके इंडेंजर्ड में, लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। IUCN की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये लाल सूची जारी करता है, रेड लिस्ट। इसका मुख्यालय कहां है? तो ग्लिंड में है, ग्लिंड स्विट्जरलैंड में। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताओगे साइट का मुख्यालय कहां है? साइट्स ये मैंने पढ़ा दिए हैं। मुख्यालय की क्लास जिसने नहीं देखी हो देख लेना भाई, क्लास मैंने मुख्यालय की पढ़ा दी है। साइट्स का मुख्यालय कहां है ये बताओगे आप। WTO का कहां है? ILO का कहां है? WIPO का मुख्यालय कहां है? ये एक ही जगह, ये भी और मैं बता रहा हूं आपको, याद कर लेना आप लोग, फिर करते नहीं हो याद, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करने के लिए हर साल सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 15 अप्रैल को? तो सीधा आंसर आप 13 अप्रैल लगा देना। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराया था। कब? 1984 में। यही 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में, जिसकी बरसी मनाई जाती है। जनरल डायर ने यहां इस घटना को क्या दिया था? अंजाम दिया था। ठीक है ना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग ये बताओगे कौन व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी? किसको? जनरल डायर को गोली मारी थी। भारतीय, कौन भारतीय वो व्यक्ति था वो? तो ये आप कमेंट में बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताया करिए, अपने फ्रेंड को शेयर किया करिए और आप खुद भी चैनल को क्या क्या करिए? सब्सक्राइब किया करिए, बेल आइकन दबा लिया करिए। क्लास अच्छी लगती है तो भाई लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एचडी टाइम के साथ, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।